हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स है वो सब इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला है प्रस्तिया। प्रस्तिया क्या होता है? तो यह एक विशेष कृष्ण का अभिलेख होता है जिन्हें प्रस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रस्तियों लिखने का प्रचलन भी था। ओके, इसके बाद है समुद्रगुप्त की प्रस्ति। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि ने भरपूर प्रशंसा की है। ओके, हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। आर्यावर्तन के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापट के 12 शासक आते हैं। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। तीसरा, उसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गण तथा या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे, उसका ज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इसके बाद चौथा है कुषाण तथा शासक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों की विवाह उससे किया। इसके बाद है विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त ज्ञान समुद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इन संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ओके, इसका होता है वंशावली। अधिकांश प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। इसके बाद है हर्षवर्धन या हर्षचरित। 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उसके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हेत्सांग हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उनका विस्तृत विवरण दिया है। थानेसर के राजा बने। मगध और बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में भी सफलता मिला था। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशी द्वितीय की इसके बाद प्रस्तिया। तो आइए देख लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राजा राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैल गया, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी एहलोह थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव के चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उसके बारे में हमें दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रस्ति के पता चलता है। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपनी अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ओके, इसके बाद है इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नगर बदलाव आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ओके, इसके बाद है एक नए प्रकार की सेना। सामंत भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सोना तथा घरों की देखभाल करते थे। साथ ही वे उनमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। ओके, इसके बाद दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाएं की चर्चा है। इनमें एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समिति के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, सैन्य मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। ओके, इसके बाद है नगरम। व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का
नियंत्रण था। कालिदास अभिज्ञात संघ का कुलतम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक